हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है और मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैटर जो होता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है, और वो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। इवन हम उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। और मैंने आपको कुछ एविडेंस बताए थे, कुछ प्रमाण बताए थे, जिससे हमें पता चलता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। और वो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन कांस्टेंट मोशन, वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो लगातार मोशन में होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, डिसॉल्विंग ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इन वाटर, कि अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ टाइम बाद पूरा का पूरा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है? डिफ्यूजन के कारण। जो पोटाशियम परमैंगनेट है उसका जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, वो डिसोशिएट हो जाता है, वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में, मिलियंस ऑफ पार्टिकल में। और वो पार्टिकल क्या करते हैं, पूरे वाटर में फैल जाते हैं। दोज पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में। देखिए, जो ब्राउनियन मोशन है ये सबसे पहले इसका इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने समझाया था, ब्राउनियन मोशन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, ब्राउनियन मोशन के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, जो हमारे केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था इन द ईयर 1827। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ब्राउनियन मोशन का कंसेप्ट दिया था। तो क्योंकि इनका नाम रॉबर्ट ब्राउन है तो इन्हीं के नाम पर इस मोशन का नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया गया। अब देख सकते हो इनके नाम के पीछे ब्राउन है तो इसलिए इस मोशन को ब्राउनियन मोशन रखा गया। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, ब्राउनियन मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोलन। देखिए, जो हमारा पोलन होता है, पोलन इज ए पाउडरी सब्सटेंस। पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, ये पाउडर जैसा होता है। जो कहाँ से मिलता है? इट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड स्टेमन। देखिए, हमारा जो फ्लावर होता है, हमारा जो फ्लावर होता है, जो हमारा फूल होता है, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट, ये सब आप पढ़ चुके होंगे अपनी एलिमेंट्री क्लास में। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और वो जो स्टेमन होता है, उस स्टेमन का जो टॉप पार्ट होता है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उस टॉप पार्ट में क्या होता है? पोलन होता है। पोलन। और पोलन क्या होता है? मैंने आपको भी बताया था, पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, ये एक पाउडर जैसा होता है। बहुत ही छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स होते हैं। पोलन इज ए पाउडरी सब्सटेंस विच इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड स्टेमन। जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, वहां से डिस्चार्ज होता है। और ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और लाइट पार्टिकल से बना होता है। ये जो पोलन होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, जो पोलन होता है वो जिन पार्टिकल से बना होता है, वो जो माइन्यूट लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे पोलन बना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। उन्हें हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स। द पार्टिकल्स फ्रॉम विच पोलन इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। तो वो छोटे पार्टिकल जिनसे पोलन बना होता है, जो पाउडरी सब्सटेंस होता है वाइट कलर का, वो जिन पार्टिकल से बना होता है उन पार्टिकल को हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा? रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर दिया था? पोलन ग्रेन्स के कुछ पार्टिकल्स को, मतलब पोलन ग्रेन्स को वाटर में डाल दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम करा? वाटर लिया और इस वाटर में पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल को सस्पेंड कर दिया, मतलब डाल दिया। और डालने के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से इन पोलन ग्रेन्स को जब देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल है, दीज पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन इन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने जब माइक्रोस्कोप से
इस पानी की सरफेस को देखा तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है, मान के चलो ये ब्लू वाले पोलन ग्रेन्स है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन इन दिस बीकर, मतलब इस पानी के सरफेस पे ये जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल हैं ये लगातार मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें क्या कंक्लूजन मिला, देखिए अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, मूव करने का रीज़न क्या होता है कि कोई ना कोई दूसरी यहाँ पे पार्टिकल, कोई दूसरा पार्टिकल होगा जो यहाँ पे इससे कोलाइड किया होगा, इससे टकराया होगा, तभी ये लगातार मोशन में हो सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला कि जो पोलन है, पोलन का जो जिगजैग मोशन हो रहा था, जो लगातार ये पार्टिकल्स मोशन में थे, इसका क्या रीजन दिया उन्होंने कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, देखिए जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम H2O बोलते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं वाटर के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये लगातार क्या करते हैं वाटर के अंदर, दे आर इन कांस्टेंट मोशन, ये लगातार मूव करते रहते हैं। और क्योंकि ये लगातार मूव करते रहते हैं तो इनके मोशन की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से ही क्या हो रहा है, ये लगातार कोलाइड कर रहे हैं। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ पोलन एंड कॉज देम टू मूव। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट हमें दिख रहा है, किसके ऊपर दिख रहा है, पोलन ग्रेन्स के ऊपर। जो पोलन के पार्टिकल्स हैं उन पे हमें इनका इफेक्ट दिख रहा है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, 1827 में सबसे बेस्ट एविडेंस दिया था किस चीज़ का, कि जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करते हैं, लगातार मूव करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये जो बड़ा सा आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन है। यहाँ पे ये जो सॉरी पार्टिकल है ये किसका है, पोलन ग्रेन का। और ये छोटे छोटे पार्टिकल है ये किसके, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जिगजैग मोशन हो रहा है, ये लगातार जिगजैग मूव कर रहा है। जिगजैग का मतलब क्या होता है, पहले ऐसे चला, फिर यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल टकराया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये यहाँ पहुंचा, एक और वाटर का मॉलिक्यूल टकराया, फिर ऐसे चला गया। मतलब लगातार ड्यू टू कॉन्स्टेंटली हिटिंग बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है वो जिगजैग मोशन फॉलो कर रहा है, वो लगातार अलग अलग डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, देखिए यहाँ पे मैंने समझा भी रखा है, movement of pollen grains on the surface of water. The pollen grains move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water. जो पोलन ग्रेन्स है वो वाटर के सरफेस में मूव कर रहा है क्योंकि वो लगातार कॉन्स्टेंटली लगातार हिट हो रहा है, टकरा रहा है किससे, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है किसके ऊपर, पोलन ग्रेन्स के ऊपर। सो दो द वाटर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, सो बेशक जो वाटर पार्टिकल बहुत छोटे हैं लेकिन उनका इफेक्ट हम पोलन ग्रेन पे इजीली देख सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एविडेंस दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है और वो पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। सो उन्हीं के नाम पर इस मोशन को ब्राउनियन मोशन दे दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर के पार्टिकल्स की वजह से पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल लगातार मोशन कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। सो द जिगजैग मोशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारा अगर मान के चलिए एक डार्क रूम है, एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, डार्क है, और वहाँ पे कहीं पे भी एक स्मॉल होल है जहाँ से सनलाइट आ रही है, जहाँ से सूर्य की लाइट कमरे में एंटर कर रही है किसी विंडो के थ्रू या किसी होल के थ्रू। तो आपको उस सनलाइट में दिखता होगा छोटे छोटे, उस सनलाइट में जहाँ पे वो लाइट कमरे में एंटर कर रही है तो उसमें आप देख सकते हो वहाँ पे आपको जो डस्ट पार्टिकल है वो विजिबल होते हैं। डस्ट पार्टिकल आपको छोटे छोटे धूल के जो कण हैं वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। यू कैन ईजिली सी द डस्ट पार्टिकल मूविंग इन दैट पर्टिकुलर लाइट। वो क्यों मूव करते हैं, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल है दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपको पता है एयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। तो वो जो डस्ट पार्टिकल हैं
वो लगातार क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए एयर के मॉलिक्यूल्स हमें विजिबल नहीं होते, लेकिन डस्ट पार्टिकल हमें विजिबल होते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते हम। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है जो हमें सनलाइट में दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। ये भी तो जिगजैग मोशन करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। लगातार एयर के जो मॉलिक्यूल्स है जो वहां पे विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो लगातार उनको हिट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उनसे टक्कर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन इन गैस। तो एयर में या गैस में ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल क्या है? ये वाला, कि किसी डार्क रूम में सनलाइट में हमें डस्ट पार्टिकल विजिबल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल हमें विजिबल नहीं होते, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो हमें पोलन में दिखाई दे रहा था, जो पोलन ग्रेन्स थे। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्राउनियन मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर सो माइन्यूट, दे आर सो लाइट, दे आर सो माइक्रोस्कोपिक, वो बहुत छोटे होते हैं। इन सबको अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इसको भी हम समझेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ये एग्जांपल अभी हम कर भी चुके हैं वैसे। फोर्थ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो हम बारी बारी समझते हैं इनको एग्जांपल के थ्रू। देखिए सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला बीकर, ये फर्स्ट बीकर आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर का। इसमें हमने क्या कर रखा है? इसमें हमने 100 ml, इसमें हमने 100 ml पानी ले रखा है, 100 ml वाटर ले रखा है। और इस 100 ml वाटर में हमने क्या काम करा? यहाँ पे 10 ml 10 ml हमने इसमें पोटाशियम पर मैग्नेट को इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया। सो इन 100 ml वाटर वी डिसॉल्व 10 ml पोटाशियम पर मैग्नेट। तो आपको पता है कि जब हम इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व करेंगे तो इस पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। आप पढ़ चुके हो। उसके बाद हमने क्या करा? एक नेक्स्ट बीकर लिया, सेकंड वाला बीकर, और इस सॉल्यूशन में से इस पिंक कलर, इस पर्पल कलर सॉल्यूशन में से हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया और हमने 90 ml वाटर जो नेक्स्ट बीकर में था, 90 ml वाटर में हमने यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन डाल दिया। तो ये भी थोड़ा सा पर्पल हो गया, इसके कंपेयर में कम है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो यहाँ पे हमने 10 ml डाला तो हमने देखा ये थोड़ा सा लाइट पर्पल हो गया। फिर हमने क्या करा? एक नेक्स्ट बीकर लिया जिसमें वाटर था, इसका फिर हमने 10 ml लिया, इसमें डाला, फिर हमने देखा ये थोड़ा और कम पर्पल हो गया, कलर फेड हो गया। फिर हमने क्या करा? नेक्स्ट बीकर में इसी तरीके से 10 ml लेके डाला, फिर नेक्स्ट में डाला। तो ये हमने 4-5 बार रिपीट किया। अब देखिए इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें ये पता चला कि एक छोटे से, यहाँ पे हमने 2-3 क्रिस्टल डाले थे फर्स्ट बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट के, उन 2-3 क्रिस्टल ने इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर प्रोवाइड किया है, कलर इंपार्ट किया है। मतलब थोड़े से पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल से इतना सारा पानी कलर्ड हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्रिस्टल डाले थे वो क्या हो गए? वो यहाँ पे ब्रेक हो गए। जो पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल थे वो यहाँ पे ब्रेक हो गए, टूट गए। टूटने के बाद वो पार्टिकल्स बन गए, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल। तो यहाँ से वो जो पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल है वो ब्रेक हुए। ब्रेक होने के बाद हमने उसको यहाँ पे डाला, यहाँ जाके फिर वो फर्दर ब्रेक हुए और इसी तरीके से नेक्स्ट बीकर में डाला। तो इसका मतलब ये जो सबसे लास्ट वाला बीकर है यहाँ तक उसके पार्टिकल ब्रेक्स होके स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब टूट टूट के फैल रहे हैं। इसका मतलब जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है और वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरी वेरी लार्ज होते हैं, मिलियंस ऑफ नंबर होते हैं उन पार्टिकल्स के। ऐसा हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक बीकर नहीं 5-6 बार हमने डाइल्यूट किया इसको। यहाँ पे ज़्यादा पोटेशियम पर मैग्नेट था, फिर हमने थोड़ा सा इसमें लिया, फिर उसका थोड़ा सा इसमें लिया, फिर उसका इसमें लिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या पता चला? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो लगातार
ब्रेक होते जाते, ब्रेक होते जाते, ब्रेक होते जाते हैं। सो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर वो छोटे नहीं होते तो इसका मतलब 2-3 बार में ही पिंक कलर दिखाई देता, पर्पल कलर दिखाई देता, उसके बाद ये हमें पर्पल कलर दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो पर्पल कलर है ये 5 to टाइम्स तक। सो सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। उसका देखिए सेकंड चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए एक बीकर में हमने क्या काम करा, एक बीकर में हमने शुगर को, चीनी को डिसॉल्व कर दिया। हमने 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी में 50 ग्राम चीनी को हमने डाला। अब देखिए यहाँ पे इसमें इतना पानी था जहाँ पे मैं ये लेवल बना रहा हूँ, इस बीकर में इतना पानी है जहाँ पे मैंने लेवल बनाया है। और 50 ग्राम चीनी डिसॉल्व करने के बाद, घोलने के बाद, तब भी यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो सेम रहा, वो राइज नहीं हुआ, वो बढ़ा नहीं। इसका मतलब जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, जो चीनी के ग्रेनुअल्स थे, सॉलिड ग्रेनुअल्स थे, जो चीनी के दाने थे, वो पार्टिकल्स में टूटे, पार्टिकल्स में ब्रेक हुए। और ब्रेक होने के बाद वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो स्पेस है, जैसे मान के चलिए वाटर के पार्टिकल है यहाँ पे बहुत सारे, चीनी के पार्टिकल कहाँ पे चले गए, इनके जो बीच में स्पेस है वहां जाके चले गए, वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो गए। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो यहाँ पे वाटर का लेवल पक्का राइज होता। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जितना पानी का लेवल था अभी भी यहाँ पे पानी का लेवल उतना ही है। इसका मतलब द शुगर पार्टिकल्स गेट गेट इनटू द स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें क्या एविडेंस मिला है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे आपने सुना होगा जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, गैसेस में और ज़्यादा स्पेस होता है। सो दिस इज द सेकंड एविडेंस कि अगर हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी जो होती है, जो शुगर होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके स्पेस होते हैं, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे इंसेंस स्टिक होती है, जो अगरबत्ती जिसे हम बोलते हैं, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे इंसेंस स्टिक है उसको बर्न किया, जो हमारी अगरबत्ती हमने उसको जलाया। आप देखते हो कि अगरबत्ती हम कमरे के एक कॉर्नर पे जलाते हैं, बर्न करते हैं, लेकिन उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अगरबत्ती होती है जब हम उसको बर्न करते हैं तो बर्न करने पे क्या होता है, यहाँ से वेपर निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं। अगरबत्ती को जब हम बर्न करते हैं तो जो आप धुआं देखते हो वो क्या होता है, वो गैस ही तो होता है, वेपर फॉर्म में तो होता है, वो वेपर्स ही तो होते हैं। तो ये जो गैस होते हैं, ये जो वेपर्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल क्या करते हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल विजिबल नहीं होते, लेकिन ये जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं, जो अगरबत्ती से जो गैस निकल रही है, जो बर्न होके इंसेंस स्टिक है, जो यहाँ से जो गैस निकल रही है वो क्या करती है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जाके मिक्स हो जाती है। और उनमें मिक्स होने के बाद ये पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती हैं, क्योंकि ये जो अगरबत्ती के, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कमरे में फ्रेगनेंस फैल गई। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जब एक इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होती है, हम उसे बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं, अगरबत्ती जलने के बाद जो गैस होती है, जो वेपर्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने की वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, ड्यू टू विच वी कैन गेट द स्मेल इन ऑल पार्ट ऑफ द रूम। सो दिस इज अबाउट कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव कर रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठे नहीं है। सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसको आप ऐसे समझो। देखिए जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो कैसे होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना हाथ हवा में मूव करना है, सो यू कैन ईजिली मूव योर हैंड इन एयर।
आप अपने हाथ को एयर में ईजिली मूव कर सकते हो बिना किसी रुकावट के, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि आप लिक्विड में अपना हैंड मूव करो, लिक्विड में, तो जब आप लिक्विड में अपना हैंड मूव करते हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन आप लिक्विड में भी अपना हैंड ईजिली मूव कर सकते हो। लेकिन गैस के कंपेयर में, एयर के कंपेयर में थोड़ी सी परेशानी होती है। इस कमरे में जिसमें आप बैठे हो, इसमें आप अपने हाथ को आराम से हिला सकते हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप पानी में अपने हाथ को हिलाओगे तो थोड़ा सा आपको फोर्स लगेगा, थोड़ा प्रेशर महसूस होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लकड़ी का ब्लॉक ले लो या एक ईंट ले लो, उसमें से अपने हाथ को हिलाओ, आप पार नहीं कर सकते हो, आपको हर्ट होगा, आपको पेन होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी लकड़ी का ब्लॉक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, दे आर सो क्लोजली पैक्ड, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते हैं। सो इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अभी आपने समझा है। एक कराटा एक्सपर्ट ही उस लकड़ी के ब्लॉक को तोड़ सकता है, आपको पता है, आप नहीं तोड़ सकते हो, तोड़ना भी मत कभी भी। हवा में इजली हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, पानी में थोड़ा हमें रेजिस्टेंस लगेगा, और सॉलिड में हम बिल्कुल नहीं कर सकते। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो यहाँ से हमें प्रॉपर्टी भी समझ आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद देखिए, ये दो टर्म हमें समझनी है, रिजिड एंड फ्लूइड, ये क्या होती हैं। देखिए, रिजिड का मतलब होता है, अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलें, ठोस। हम बोल देते हैं ना, ये चीज़ बहुत ही ठोस है, रिजिड है। सो रिजिड मतलब क्या होता है, ठोस। आपने सुना होगा जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे हमारी ईंट हो गई, टेबल चेयर, लकड़ी हो गई, आयरन हो गया, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। सो रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो बैंड ना हो। अनबेंडिंग का मतलब है जो बैंड ना हो, और इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम मोड़ तोड़ ना सकें। फ्लेक्सिबल क्या होता है, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से मुड़ जाए। लेकिन जो रिजिड होता है, रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग, मतलब वो बैंड ना हो सके और ना ही वो मुड़ तोड़ सके। ये सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। जो सॉलिड होता है वो मैटर का क्या होता है, रिजिड फॉर्म होता है। आप सबको पता है, सॉलिड को आप मोड़ तोड़ नहीं सकते हो, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो और बैंड नहीं कर सकते हो। एक पत्थर को आप कैसे बैंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्टोन इज अ सॉलिड। ए स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, विच इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। जैसे कि स्टोन हो गया, या कोई भी सॉलिड आप एग्जांपल ले सकते हो, आप बेंड नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो, फ्लूइड आ जाता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब फ्लो। फ्लूइड को आप फ्लो से समझ सकते हो। अगर कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो उसे हम फ्लूइड बोलेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे फ्लो कर सकते हैं। जो हमारी एयर होती है, एयर फ्लो कर सकती है ना। यहाँ पे अगरबत्ती को जलाया, पूरे कमरे में फैल गई, एयर ही तो है। और जनरली हवा चलती है, यहाँ से वहाँ फैल गई। सो इसका मतलब जो हमारे लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर्स ए वेसल। अब देखिए, सॉलिड को तो कोई बर्तन रखने की जरूरत नहीं है ना, एक पत्थर को आप कहीं भी उठा के रख दोगे, वो रखा जाएगा। लेकिन पानी को आप कहीं भी उठा के नहीं रख सकते हो। अगर पानी को आपने ऐसे पटक दिया तो पूरा का पूरा फ्लो कर जाएगा, फैल जाएगा। तो फ्लूइड को अगर आपको रखना है, स्टोर करना है, तो आपको कोई ना कोई वेसल चाहिए, कोई ना कोई बर्तन चाहिए, कोई ना कोई कंटेनर चाहिए। जैसे पानी को स्टोर करने के लिए आपको कोई भी कंटेनर या कोई वेसल चाहिए, कोई ग्लास चाहिए, तभी आप पानी को रख सकते हो। ओपनली आप उसको नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वो फ्लो कर जाएगा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर अ वेसल और कंटेनर टू कीप इट। तो कोई ना कोई वेसल या कंटेनर या बर्तन चाहिए हमें उसको रखने के लिए। लिक्विड इज ए फ्लूइड। जो लिक्विड होता है वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर होता है, विच ऑक्यूपाई द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर हम लिक्विड को किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में डाल रहे हैं, तो वो उसका लोअर पार्ट ऑक्यूपाई करता है, नीचे वाली सतह ऑक्यूपाई करता है, ऊपर वाली ऑक्यूपाई नहीं करता। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ग्लास में लिक्विड डालना है, तो आपको ग्लास बंद करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि लिक्विड निकल जाएगा, नहीं। लिक्विड हमेशा लोअर सरफेस होता है जो कंटेनर का, उसको ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो गैस होती है, गैस को अगर आपको स्टोर करना है तो आपको एक क्लोज्ड कंटेनर चाहिए, एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर। क्योंकि जो एयर होती है उसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। हवा को स्टोर करने के लिए आपको जो कंटेनर है वो पूरा का पूरा क्लोज होना चाहिए। लेकिन लिक्विड के लिए अगर आप कोई कंटेनर यूज
तो वो ओपन चल सकता है, वो खुला चल सकता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड ओनली कंटेनर का नीचे वाला पार्ट यूज करता है, लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इज यूज्ड बाय द लिक्विड। लेकिन हमारी जो गैस होती है, ए गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज कंटेन्ड। लेकिन जो गैस होती है वो पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, उसका लोअर पार्ट से कोई मतलब नहीं है। उसे लोअर पार्ट भी चाहिए, अपर पार्ट भी चाहिए, वो पूरा फैल जाती है। लेकिन लिक्विड जो होता है वो एक जगह रहता है, वो लोअर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है, अपर पार्ट को ऑक्यूपाई नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं वाटर, यस वाटर इज ए फ्लूइड। मिल्क, मिल्क इज ए फ्लूइड। अगर मैं आपसे बोलूं स्टोन, पत्थर, सॉलिड होता है, रिजिड होता है। तो याद रखना, सॉलिड्स की रिजिडिटी होती है और लिक्विड और गैसेस की फ्लूइडिटी होती है। दे आर फ्लूइड, उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आपको ये कोई डायग्राम कॉपी में नहीं बनाना है, आपको बस ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको ये लिखना है, और बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन पे भी आप वीडियो से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू।